नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश गुप्ता, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत सरकार के जो अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनकी हम चर्चा करेंगे। और सरकार के अंगों में हम सबसे पहला जो सरकार का अंग है व्यवस्थापिका। इस पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। व्यवस्थापिका, इसे विधायिका भी कहा जाता है। विधायिका। और हम भारत की बात करें तो इसे संसद, जिसका लोकप्रिय नाम है वो क्या है, संसद। उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले वही कि सरकार के कितने अंग होते हैं। 3 अंग होते हैं। पहला है विधायिका अर्थात व्यवस्थापिका। दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। हम इन सरकार के तीनों भागों पर विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं, लेकिन एक प्रारंभिक तौर पर हम जानकारी के रूप में जान लेते हैं कि जो विधायिका है, जो व्यवस्थापिका है, जिसे हम लोकप्रिय भाषा में, जो भारत में से क्या कहा जाता है, संसद कहा जाता है। तो ये जो विधायिका है, इसके द्वारा कानून का निर्माण किया जाता है। कानूनों का निर्माण करना किसकी जिम्मेदारी है, व्यवस्थापिका की, विधायिका की। कानून निर्माण होने के बाद कानूनों को लागू करना ये किसकी जिम्मेदारी है, कार्यपालिका की। हम जानते हैं, जैसे उदाहरण के लिए भारत में हम बात करें तो भारत में संसद के द्वारा जब किसी कानून का निर्माण कर दिया जाता है तो वो कार्यपालिका की स्वीकृति मिलने के पश्चात, अर्थात कार्यपालिका के जो हमारे प्रधान हैं राष्ट्रपति जी, उनकी अनुमति, उनके हस्ताक्षर होने के पश्चात ही वो कानून लागू हो पाता है। इस प्रकार कानूनों को क्रियान्वित करना, कानूनों को लागू करना, ये किसकी जिम्मेदारी है, कार्यपालिका की। कानूनों को बनाना किसके क्षेत्र में आता है, विधायिका के सामान्यतः। और तीसरा है सरकार का अंग है जो, वो है न्यायपालिका। न्यायपालिका का क्या कार्य है, एक तो व्यक्ति के जो उसके जो न्याय है उसको सुरक्षित करना, उसका संवर्धन करना, उस व्यक्ति के न्याय का जो मूल जो क्षेत्राधिकार है वो किसके क्षेत्र में आता है, न्यायपालिका में। न्यायपालिका का ये कार्य भी है कि वो ये देखे कि जो व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून का निर्माण किया जा रहा है या कार्यपालिका के द्वारा जो आदेश जारी किए जा रहे हैं वो संवैधानिक जो मर्यादाएं हैं, संवैधानिक जो सीमाएं हैं, उनके अंतर्गत ही हों। संविधान के अनुसार ही संसद के द्वारा कानूनों का निर्माण किया जाए। संविधान की भावनाओं के अनुरूप ही कार्यपालिका के द्वारा आदेशों को लागू किया जाए। यदि इन दोनों, विधायिका और कार्यपालिका, दोनों में से कोई एक भी अंग यदि संविधान की भावना के विरुद्ध कार्य करे और मान लो ये कोई ऐसा कानून बना दे या कार्यपालिका कोई ऐसा आदेश जारी कर दे जो संविधान की भावना के विरुद्ध हो, हमारे मूल अधिकारों के विरुद्ध हो, तो न्यायपालिका उस कानून को, वो जिस सीमा तक वो कानून हमारे संविधान की भावना के विरुद्ध है, उस कानून को न्यायपालिका अवैध ठहरा सकता है। न्यायपालिका यदि ऐसे कोई भी कानून जो संविधान की भावना के विरुद्ध है उसे अवैध ठहरा सकता है, उसे रद्द कर सकता है। ये शक्ति न्यायिक पुनरावलोकन की कहलाती है। ये शक्ति किसके पास होती है, न्यायपालिका के पास। इस प्रकार सरकार के 3 अंग हैं। कानून बनाना विधायिका के क्षेत्र में आता है, कानूनों को लागू करना कार्यपालिका के क्षेत्र में आता है, और जो कानून बनाए जा रहे हैं, वो जो लागू किए जा रहे हैं,
ये कार्य न्यायपालिका का है कि वो देखे कि वो संविधान के अनुरूप है अथवा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति या कोई संगठन चुनौती देता है कि अमुक जो कानून है वो संविधान की भावना के विरुद्ध है, तो न्यायपालिका उसे जांच कर सकती है, और यदि वो कानून संविधान की भावना के अनुरूप न्यायपालिका को महसूस होता है तो न्यायपालिका उसे अवैध ठहरा सकती है। इस प्रकार ये सरकार के 3 अंग हो गए। अब हम सबसे पहले विधायिका अर्थात व्यवस्थापिका पर चर्चा करने वाले हैं। संसद, विधायिका, कोष्ठक में से हम व्यवस्थापिका भी बोलते हैं, व्यवस्थापिका। यदि हम लोकतंत्र का जो युग है उसके आने से पहले बात करें तो उस समय कार्यपालिका के पास ही विधायिका या व्यवस्थापिका की शक्ति होती थी। कार्यपालिका मतलब राजा। उस समय आधुनिक युग में जब लोकतंत्र की शुरुआत हुई है उससे पहले जो कानून निर्माण की जो शक्ति थी वो राजा या उसे जो गिने चुने जो लोग होते थे उनके पास ही वो शक्ति होती थी। व्यवस्थापिका का सही अर्थों में उस समय अस्तित्व नहीं था, लेकिन जैसे जैसे लोकतंत्र आया है वैसे वैसे सरकार के 3 अंगों की स्थापना की गई। तो लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि कानून का निर्माण संसद करे और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी बहुत जरूरी है। इसको देखते हुए आधुनिक युग में लोकतंत्र के 3 जो सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, उसके 3 अंग स्वीकार किए गए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और आधुनिक युग में इस प्रकार व्यवस्थापिका का सही अर्थों में शुभारंभ हुआ, आरंभ हुआ। यदि हम व्यवस्थापिका की बात करें व्यवस्थापिका कार्य क्या है? कानून का निर्माण करना। कुछ देशों में व्यवस्थापिका एक सदनीय है, कुछ देशों में जो व्यवस्थापिका है उसे द्विसदनात्मक स्वरूप वहां हमें देखने को मिलता है। द्विसदनात्मक जैसे एक सदनीय जो व्यवस्थापिका है इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमें किसमें नजर आता है? चीन में नजर आता है। चीन में जो वहां की जो संसद है, वहां की जो व्यवस्थापिका है उसको जनवादी कांग्रेस, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस कहा जाता है वहां की। तो चीन की जो संसद है वो वहां एक सदनीय है, उसका नाम है राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, और इसकी इंग्लिश में है इसका नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपुल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनवादी, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस। चीन की जो संसद है जो वहां एक सदनीय है, वहां संसद का केवल एक ही सदन है और उसका नाम है राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस। कुछ देशों में जो संसद है वो द्विसदनात्मक मिलेगी। कुछ देशों में क्या मैं कहूं आपसे, विश्व के अधिकांश देशों में हमेशा हमें द्विसदनात्मक संसद का ये मॉडल देखने को मिलता है। हम चीन की बात करें, इजराइल की बात करें तो वहां पर संसद का एक सदनीय मॉडल में नजर आता है, व्यवस्थापिका का एक सदनीय मॉडल में नजर आ रहा है। चीन में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस बोलते हैं, जबकि विश्व के जो अधिकांश देश हैं उनमें इसका द्विसदनात्मक मॉडल हमें देखने को मिलता है, अर्थात वहां पर व्यवस्थापिका के 2 सदन देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा उसका उदाहरण क्या है? भारत। हम जानते हैं भारत में व्यवस्थापिका को क्या कहते हैं? संसद बोलते हैं। संसद के यहाँ पर 2 अंग हैं, एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। ये निम्न सदन है, ये उच्च सदन है। इसी प्रकार भारत के अलावा हम बात करें तो ब्रिटेन, इंग्लैंड जिसे हम बोलते हैं, ब्रिटेन की संसद सबसे पुरानी संसद है, क्योंकि
ब्रिटेन में 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति, रक्तहीन क्रांति के द्वारा लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हुई। इसलिए जो सबसे पुराना जो लोकतंत्र है वो किसको माना जाता है? ब्रिटेन को माना जाता है। और संसदों की जननी भी किसको माना जाता है? ब्रिटेन की संसद को माना जाता है। ब्रिटेन में 2 सदन है, लोक सदन और लॉर्ड सभा। जैसे भारत में लोकसभा निम्न सदन है, उसी प्रकार ब्रिटेन में भी लोक सदन निम्न सदन है। और जो लोक सदन मतलब कॉमन सभा है ना, और लॉर्ड सभा है वहां का उच्च सदन है। भारत में भी उच्च सदन राज्यसभा है। और इस प्रकार ब्रिटेन में भी जो वहां की व्यवस्थापिका है उसे क्या कहा जाता है? संसद कहा जाता है। और भारत में भी क्या कह रहे हैं हम? संसद बोल रहे हैं। भारत में भी संसद है, ब्रिटेन में भी इसे क्या बोला जाता है? संसद बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भी संसद कहा जाता है व्यवस्थापिका को। कनाडा की बात करें तो वहां भी जो व्यवस्थापिका है उसको संसद बोला जाता है। भारत में बात करें हम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, इसके अलावा हाँ एक अमेरिका का और एग्जांपल हम देख लेते हैं। अमेरिका में जो व्यवस्थापिका है उसको कांग्रेस कहते हैं। क्या कहा जाता है? कांग्रेस। वहां की जो संसद है, वहां की जो व्यवस्थापिका है उसको कांग्रेस का नाम है। कांग्रेस के वहां पर 2 सदन है, एक है प्रतिनिधि सभा, एक है सीनेट। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो एक सदनीय जो संसद है उसका उदाहरण है चीन। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस उसका नाम है, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। क्योंकि विश्व के अन्य अधिकांश जितने भी देश हैं वहां व्यवस्थापिका के 2 सदन देखने को मिल रहे हैं। भारत में उसे संसद कहा जाता है, व्यवस्थापिका को लोकसभा राज्यसभा नाम है यहाँ पे। ब्रिटेन में भी संसद कहते हैं और लोक सदन और राज्यसभा उसका नाम है। अमेरिका में कांग्रेस व्यवस्थापिका का नाम है और वह प्रतिनिधि सभा और सीनेट वह 2 सदन है। इसी प्रकार विश्व के अधिकांश देशों में हम इसके 2 सदन देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो जापान, इन सभी स्विट्जरलैंड, इन यहाँ सभी संसद के 2 सदन हैं। अमेरिका में कांग्रेस मैंने बता दिया है, वहां व्यवस्थापिका को कांग्रेस कहा जाता है। इसके अलावा मैं फ्रांस में बात करूं तो फ्रांस में जो संसद है उसे राष्ट्रीय सभा, राष्ट्रीय सभा का नाम है यहाँ पर। इसके अलावा जापान में बात करें हम तो जापान में संसद को डाइट कहा जाता है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड की बात करें हम तो स्विट्जरलैंड में संघीय सभा वहां की संसद को कहा जाता है। तो ये कुछ अब जो बीए सेकेंड ईयर में आते हैं कई जो व्यवस्थाएं पढ़नी पड़ेंगी हमें, तो वहां पर ये सब चलेंगे और वहां पर संसदों के नाम कई बार पूछ लिए जाते हैं। फर्स्ट ईयर में जो व्यवस्थापिका है उसके अंतर्गत भी कई बार छोटे प्रश्नों में पूछा जाता है कि फ्रांस की संसद का नाम बताइए, जापान की संसद का नाम बताइए, स्विट्जरलैंड में, अमेरिका में व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है। ये नाम हमें याद रखना बहुत जरूरी भी है। तो इस प्रकार हमने देखा कि व्यवस्थापिका के कुछ देशों में 1 सदन हो सकते हैं, कुछ देशों में 2 सदन हो सकते हैं। 1 सदन के उदाहरण हमें बहुत कम देखने को मिलेंगे। विश्व के अधिकांश देशों में हमें व्यवस्थापिका के 2 सदन ही देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं व्यवस्थापिका के कार्य। व्यवस्थापिका के कार्य, सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट काम, सबसे बड़ा काम है कानून बनाना। हम जानते हैं कानून बनाना किसकी जिम्मेदारी है? व्यवस्थापिका। किसके क्षेत्र में आता है? संसद के क्षेत्र में आता है। दूसरा है कानून बनाने के बाद कार्यपालिका पर नियंत्रण। कार्यपालिका पर नियंत्रण, ये जो मुख्य प्रावधान है कार्यपालिका पर जो नियंत्रण का, वो मुख्यतः
संसदात्मक शासन व्यवस्था से जुड़ा है। संसदात्मक शासन व्यवस्थाएं दो प्रकार की होती हैं, कार्यपालिका और विधायिका की शक्ति के जो शक्ति पृथक्करण के आधार पर संसदात्मक शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में चूंकि कार्यपालिका का चुनाव व्यवस्थापिका में से ही होता है, उदाहरण के लिए भारत में जो कार्यपालिका है, भारत में जो मंत्रीगण है, वो यहाँ की संसद में से ही चुने जाते हैं, इसलिए जो यहाँ की संसद है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है। यदि कार्यपालिका सही तरीके से काम न करे तो भारत में जो संसद का जो निम्न सदन है, लोकसभा, वो अविश्वास प्रस्ताव पारित करके कार्यपालिका को हटा भी सकता है। मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देने के लिए विवश किया जा सकता है यदि कार्यपालिका समुचित रूप से कार्य न करे और भारतीय संसद का जो निम्न सदन है, लोकसभा, वो अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे। इसके अलावा कई बार प्रश्न पूछना, काम रोको प्रस्ताव भारत में हम देखने को मिलता है। इन सभी प्रस्तावों के द्वारा व्यवस्थापिका है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखती है। तीसरा है वित्त पर नियंत्रण। कार्यपालिका तभी धन खर्च कर सकती है जब वो बजट है वो संसद के द्वारा पारित कर दिया गया हो। तो इस प्रकार जो वित्त पर नियंत्रण है वो भी किसके द्वारा, व्यवस्थापिका के द्वारा रखा जाता है। प्रतिनिधित्व, जनता के जो प्रतिनिधि हैं वो चुनकर आते हैं व्यवस्थापिका में और जनता के हित में वो कानून का निर्माण करते हैं। राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक समाजीकरण, लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना, लोगों को राजनीति के प्रति उनका समाजीकरण करना, उन्हें राजनीति के प्रति समझ विकसित करना, ये भी व्यवस्थापिका का एक बहुत बड़ा कार्य है। जनता की समस्याओं का समाधान करना, जनता की समस्याओं का समाधान तो करते ही करते हैं, इसके अलावा पर्यवेक्षण, निगरानी कि जो प्रशासन है वो सही तरीके से कार्य कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है, ये भी कार्य किसकी जिम्मेदारी है, व्यवस्थापिका की जिम्मेदारी है। तो व्यवस्थापिका के कार्य बहुत विस्तृत हैं और कानून बनाना, कार्यपालिका पर नियंत्रण, वित्त पर नियंत्रण, प्रतिनिधित्व, राजनीतिक समाजीकरण, जनता की समस्याओं को उठाना, पर्यवेक्षण, निगरानी करना, ये सभी किसके कार्य क्षेत्र में आते हैं, व्यवस्थापिका के कार्य क्षेत्र में ये आते हैं।